वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक का ओनरशिप रिव्यू। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर अंकुर कौशिक जी। हेलो। तो इनकी ये गाड़ी है और इनसे हम पूछते हैं कि आखिर में इन्होंने स्कॉर्पियो क्यों प्रेफर की। तो सर पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हाय गाइस, मेरा नाम अंकुर कौशिक है। मैं एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हूँ और आई एम वर्किंग इन नोएडा। एक्चुअली आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन कार्स और मुझे गाड़ियों का काफ़ी शौक़ है। और वैसे तो बहुत टाइम नहीं मिलता अपने प्रोफेशन से, बट उसके बावजूद भी मुझे ड्राइविंग करना और कार्स के बारे में जानना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो दिस इज़ माई न्यू स्कॉर्पियो विच आई हैव बॉट अराउंड 1.5 months बैक। तो आपके पास इसके अलावा और कौन कौन सी गाड़ी है अंकुर जी? इसके अलावा मेरे पास एक इनोवा है जो मतलब आई थिंक वी वेरिएंट है एंड इट्स अ गुड कार। और अभी मेरे पास स्कॉर्पियो है। हम ये दो गाड़ी चलाते हैं। इस स्कॉर्पियो क्लासिक के पहले आपके पास स्कॉर्पियो थी या फिर कोई और गाड़ी थी? मेरी इस गाड़ी से लेने से पहले भी मेरे पास स्कॉर्पियो ही थी जो कि BS4 मॉडल था 2013। तो आपने 10 साल के नॉर्म्स के चक्कर में उसको सेल ऑफ कर दिया? हाँ, NCR में, क्योंकि हम उसको नहीं चला सकते। हाँ। तो बिफोर कंप्लीशन ऑफ 10 years मैंने उस गाड़ी को सोल्ड आउट कर दिया। तो दोस्तों दिल्ली NCR में हमारे यहाँ ना एक इशू है कि जो भी 10 या 15 साल 10 साल पुरानी वाली जो डीजल गाड़ियाँ हैं उनको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, और जो 15 साल वाली पेट्रोल गाड़ियाँ हैं उनको भी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। तो इस चक्कर में गाड़ियाँ अपग्रेड करनी पड़ती हैं लोगों को BS6 के लिए। तो एक बात है, और उनका एक शिकारी अंकुर जी भी रहे, तो इस वजह से उन्होंने ये नई वाली स्कॉर्पियो क्लासिक ली। तो आइए जानते हैं इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा परचेजिंग से लेके ड्राइविंग एक्सपीरियंस तक। तो आपने ये गाड़ी कब ली और आपको कैसे, मतलब आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस थे, आपको 19 लाख रुपए 18-19 लाख की पड़ी होगी ऑन रोड ये तो, बट आपके पास क्रेटा, सेल्टोस, हैरियर, सफारी, इतने सारे गाड़ियों के ऑप्शंस, फिर भी आपने स्कॉर्पियो क्लासिक ऑप्ट किया, क्या रीजन था? मेरा मानना ये है, देखिए स्कॉर्पियो का जो लेवल है और सेगमेंट है दैट इज़ टोटली डिफरेंट। इस गाड़ी को बीट करना बहुत आसान नहीं है। हाँ। इसकी बहुत सारे रीजंस हैं। हाँ। इसकी ड्राइव अपने आप में एक अलग चीज़ है। बेसिकली क्रेटा और जिन गाड़ियों का आपने नाम लिया है, हाँ। वो पहली बात तो 5 सीटर कार्स हैं। हाँ। ये 7 सीटर कार है। हाँ। पहली चीज़ ये, इसकी ड्राइव बहुत बेहतरीन है। ठीक है, क्लियरेंस बहुत अच्छा है। हाँ। व्यू, जब हम एक ड्राइवर सीट पर बैठ कर के इस गाड़ी को चलाते हैं, हाँ। तो क्लियरेंस जो दिखता है, जो हमें बाहर का व्यू दिखता है, दैट इज़ मच मोर क्लियर देन अदर कार्स। और गाड़ियों को हमें अंदाजे से चलाना पड़ता है। हाँ। इस गाड़ी को हमें अंदाजे से नहीं चलाना तो पड़ता। जैसा कि आप कह रहे हो कि ये आपको मतलब 19 लाख रुपए में, जैसे कंपनीज आपको स्टूडियो SUV प्रोवाइड कर रही हैं, बट ये आपको पूरा एक प्रॉपर SUV है और ये तो हम सब जानते हैं। प्रॉपर SUV और है। क्योंकि दोस्तों इस गाड़ी का 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, तो उस वजह से भी ना इस गाड़ी की हाइट ऊपर उठ जाती है, और इस गाड़ी का राइडिंग स्टांस भी थोड़ा अच्छा है। तो इस वजह से अंकुर जी को ये गाड़ी पसंद आई। तो पहले वाले स्कॉर्पियो में, BS4 में और BS6 में आपको क्या डिफरेंस लगा? देखिए, डिफरेंस की अगर बात करें तो दैट कार वाज ऑफ 2013 मॉडल एंड नाउ इट इज 2023। तो डेफिनेटली 10 साल हो गए। 10 साल में बहुत कुछ बदल जाता है। वो गाड़ी BS4 थी और नो डाउट वो गाड़ी ऐसी थी जहाँ से स्कॉर्पियो की लाइफ शुरू हुई थी। ठीक है। और उस समय पर बेसिकली टाटा सफारी भी उस सेगमेंट में उसकी एक कॉम्पिटिटर थी। सही बात है। लेकिन आज के टाइम में मैं समझता हूँ, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, कि अब इस सेगमेंट में स्कॉर्पियो के अलावा और कोई जो है ऑप्शन नहीं है लोगों के पास। तो आपके पास, तो अगर आप थोड़ा सा और पैसा डालते हैं या फिर आप कुछ करते हैं, तो इसका जो नया मॉडल आया स्कॉर्पियो N, जिसकी बहुत डिमांड है, 1-1 साल की वेटिंग है, 2-2 साल की वेटिंग है उस गाड़ी पे, लोग एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं कंपनीज को, शोरूम वाले को, कि जी हमें गाड़ी आप जल्दी दे दो। तो वो क्यों नहीं प्रेफर किया आपने? मतलब उसमें तो आपको और फीचर्स मिलते, लोग आजकल सनरूफ के फ़ैन हो रहे हैं, सनरूफ मिलता आपको, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, मतलब फीचर ही फीचर मिलते हैं आपको, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप मिलता है, सारी चीज़ें मिलती, फिर भी आपने मतलब एक प्रॉपर SUV और एक मतलब जो लेजेंडरी चीज़ होती है उसको लेना कैसे सोच लिया आपने? देखिए, सोचने के पीछे कई सारे रीजंस होते हैं। हाँ। ठीक है, गाड़ी कभी भी इस हिसाब से नहीं लेनी चाहिए कि आपको सिर्फ गाड़ी सिटी में ही चलानी है। कार इज़ समथिंग जो कि लॉन्ग रूट्स पर जाती है, और ख़ासतौर से जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं वो लॉन्ग रूट्स के लिए ही होती हैं। हाँ। ठीक है, पहली बात तो ये है कि जो स्कॉर्पियो N है, मैं मानता हूँ बहुत लोगों को पसंद आई, मुझे भी पसंद है,
लेकिन जो चीज़ या जो फील इस गाड़ी में है वो उसमें नहीं है, ऐसा मेरा पर्सनल मानना भी है और बहुत सारे लोग भी मानते हैं। मैं भी देख रहा हूँ कि स्कॉर्पियो एन लॉन्च होने के बाद भी लोग S11 आज भी ले रहे हैं और मैं समझता हूँ कि सड़क पर स्कॉर्पियो एन से ज़्यादा आज भी S11 ही देखने को मिलती है जो नई है। सही बात है आपकी, क्योंकि जो फील है, जो वाइब है वो उसमें नहीं आती, मेरे हिसाब से वो वाइब इसी में आती है। और दूसरी बात यह है कि जब हम अगर ये बात करें कि सनरूफ का ऑप्शन मिलता है, इसका ऑप्शन मिलता है, बेसिकली मैं समझता हूँ कि सनरूफ जो है किसी भी गाड़ी की सिक्योरिटी को कम करता है, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। क्योंकि जब हमारे जो रूफ का सिस्टम है अगर उसमें एक होल होगा तो डेफिनेटली वो उस रूफ की जो पर्टिकुलर स्ट्रेस है उसको कम जो कर देता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है उसको कम कर देता है। हाँ। ठीक है, दैट इज़ जस्ट फॉर शोकेस। और जो आदमी मैस्कुलिन थॉट्स रखता है वो उसको ये सनरूफ जैसा सिस्टम समझ में नहीं आता। और रही बात पुश बटन स्टार्ट की और फीचर्स की, डेफिनेटली देयर आर फीचर्स एंड लोग उसको पसंद करते हैं, बट स्टिल मेरा मानना यह है कि जितने मैकेनिकल फीचर्स ज़्यादा हो कार में उतना ज़्यादा बढ़िया होता है, जिससे कि मैकेनिक जो हो अगर कहीं ऐसी जगह पर गाड़ी ख़राब हो जाए जहाँ पर सर्विस सेंटर नहीं है, जैसे कि हाईवेज होते हैं, जैसे कि अभी हमारे देश में काफ़ी सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पर आप डायरेक्टली तुरंत सर्विस सेंटर तक नहीं पहुँच सकते, आपको लोकल मैकेनिक्स ज़्यादा मिलेंगे। वो उन गाड़ियों को कम देख पाते हैं कंपैरेटिवली जो इन गाड़ियों को वो देख सकते हैं। सही बात है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू अंकुर जी का ये मानना है कि अगर आप महिंद्रा, टाटा, हुंडई, ये जो बिल्कुल जो डोमिनेटिंग कंपनीज जिन्होंने इंडिया में अपना अच्छा नेटवर्क बना लिया है, अगर आप उनकी गाड़ी को प्रेफर करें इंस्टेड ऑफ जो बाहरी कंपनीज अभी इंडिया में रिसेंटली आ रही हैं, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। क्योंकि अगर आप कहीं बाहर गाड़ी लेके जाओगे तो अगर आपकी बाई चांस गाड़ी ख़राब हो जाती है और आप अपने फैमिली के साथ हो तो कोई भी मैकेनिक आपका बोनट खोल के और गाड़ी को रिपेयर करने में हिचकिचाएगा नहीं। तो ये एक इनकी बात है कि इनका प्लस पॉइंट है इस चीज़ का, ये बात इन्होंने बिल्कुल सही बोली है, कोई मतलब गलत बात नहीं है इसमें। तो चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं और अंदर चल के अंकुर जी से इनका ड्राइव एक्सपीरियंस लेते हैं और देखते हैं कि इनको कैसा लगता है गाड़ी में अंदर गाड़ी चला के और इन्होंने कितने किलोमीटर्स गाड़ी चला ली है, क्या क्या इनका एक्सपीरियंस रहा, वो अंदर चल के बात करते हैं। सो लेट्स गो। आ गए हैं अंकुर जी के स्कॉर्पियो क्लासिक के अंदर। तो ऐसा कुछ देख सकते हैं आप, इस गाड़ी का पूरा इंटीरियर है और पूरा फ्रंट का आगे डैशबोर्ड। तो आते हैं दोबारा अंकुर जी पे। तो सर आपको कैसी लगती है गाड़ी चलाने, मतलब जो पुराने वाली स्कॉर्पियो थी और जो अब वाली स्कॉर्पियो है, तो जैसे स्कॉर्पियो ने अपना लोगो का डिज़ाइन चेंज किया है वैसे कुछ गाड़ी में भी चेंजेस हैं या फिर मतलब एज इट इज़ है? देखिए अगर मैं बात करूँ जो 2013 मॉडल मेरे पास स्कॉर्पियो थी और उससे अगर मैं इस गाड़ी को कंपेयर करता हूँ तो सबसे बड़ी चीज़ एक तो ये है जो इंजन का वेट है वो एक्चुअली महिंद्रा ने रिफाइन करके डिक्रीज कर दिया है। पहले आयरन इंजन होता था, अब एल्यूमिनियम इंजन है। इसमें लगभग 50 से 55 किलो का इंजन उन्होंने कम कर दिया। ठीक है। दूसरी बात यह है कि इंजन बहुत ज़्यादा रिफाइंड है कंपैरेटिवली, क्योंकि वो BS4 इंजन था, नाउ दिस इज BS 6.2। तो इसमें इंजन में आवाज़ काफ़ी कम है। स्टीयरिंग कंपैरेटिवली पिछली बार से काफ़ी ज़्यादा लाइट है चलाने के लिए। डेफिनेटली मुझे वो कार भी चलाना बहुत अच्छा लगता था और ये कार कंपैरेटिवली उससे थोड़ी सी लाइट फील करती है, लाइट ड्राइव देती है, जिसको चलाने में काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा महसूस होता है। AC पहले से ज़्यादा इसका पावरफुल है, काफ़ी अच्छा AC का सिस्टम है और आप देख रहे हो कि इंटीरियर में काफ़ी चेंजेस कर दिए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमको स्क्रीन ये सब इसमें 22.85 या 65 सेंटीमीटर्स का पूरा आपको टच स्क्रीन मिलता है। ये इसमें सारे फीचर्स मिलते हैं आपको, तो वो एक बात है। तो अभी तक आपने कितनी गाड़ी चला ली है? अभी तक मैंने 1447 किलोमीटर गाड़ी चला ली है। तो ऑलमोस्ट 1450 किलोमीटर अंकुर जी ने गाड़ी चला ली है। तो अभी तक आपने मतलब गाड़ी को किसी आप लॉन्ग ड्राइव पे लेके गए हो, हाईवे पे कोई लंबे स्ट्रेच पे, तो वहाँ पे आपने 100-120 पे गाड़ी को क्रूज़ की ही होगी अगर आप लेकर गए हो तो आपको कितना माइलेज आउटपुट मिला, गाड़ी का परफॉर्मेंस कैसा था हाईवे पे? देखिए अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल नई गाड़ी है। तो सर्विस तो अभी इसकी हुई नहीं है और जब मैंने इसको लॉन्ग रूट पे चलाया था, जब मैं कानपुर से लगभग अपने घर मतलब हम गाजियाबाद दिल्ली आए, तो
मैंने इस गाड़ी को चलाया और डेफिनेटली मैंने 110 120 के स्पीड से भी इसको चलाया है। और उस केस में जो मुझे एवरेज गाड़ी ने दिया है, तो अगर मैं अप्रॉक्स कैलकुलेशंस बोलूं तो विदाउट एनी सर्विस इस गाड़ी ने मुझे 13 किलोमीटर का एवरेज दिया है। उस केस में हाईवे रनिंग पे। वैसे सिटी के अंदर ये गाड़ी अभी फिलहाल मुझे 11 किलोमीटर का एवरेज दे रही है। सो दैट इज़ गुड, क्योंकि मैं समझता हूँ कि सर्विस होने के बाद डेफिनेटली जो इसका एवरेज है वो और रिफाइन होगा, इंक्रीज होगा। तो वो धीरे धीरे बढ़ते चला जाएगा। बहुत ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे इंजन खुलेगा गाड़ी का आपको एक्चुअल एवरेज तब जाके पता लगने लगेगा कि कितना गाड़ी आप एक्चुअल में प्रोड्यूस दे रही है आपको एवरेज। तो दूसरी बात एक और कि जैसा कि आप लोगों को बताऊं दोस्तों, मैं ये स्कॉर्पियो 18-19 लाख में इकलौती ऐसी गाड़ी है अपने सेगमेंट में जो रियर व्हील ड्राइव में आ रही है। वरना जितनी भी एसयूवीज आ रही है ना अभी मार्केट में, वो सारी फ्रंट व्हील ड्राइव में आ रही है। तो एक बात वो इसका एक प्लस पॉइंट है यहाँ पे। प्लस दूसरी चीज़ ये भी है कि इसमें आप देख सकते हो कि आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं इनकी गाड़ी में क्रूज कंट्रोल भी मिल रहा है आपको। तो आपने उस चीज़ का यूटिलाइज किया अभी तक क्रूज कंट्रोल का? हाँ, क्रूज कंट्रोल मैंने 1-2 बार चलाया है। कितना यूजफुल लगा आपको ये चीज़? डेफिनेटली यूजफुल है, बट मैं ये मतलब कुछ लोग कहते हैं कि ये बेकार की चीज़ दे दी है, कोई काम का नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप उस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, क्रूज कंट्रोल का एक्चुअल जो रिक्वायरमेंट है, जो यूज है उसका, वो ये नहीं है कि आप हाईवे पे क्रूज लगा करके बैठ जाएं, क्योंकि डेफिनेटली अगर आप ड्राइव करते हुए क्रूज लगा करके बैठ जाएंगे तो आप यू विल फील स्लीपी। हाँ, इट इज समथिंग, वो सिर्फ इसलिए होता है क्रूज कंट्रोल कि आप जैसे 2-4 मिनट के लिए आप जैसे कुछ पानी पी रहे हैं या कुछ चीज है जो आप मतलब इनटेक कर रहे हो, खा रहे हो, हाँ। ठीक है, सिर्फ उस सेगमेंट के लिए 4-5 किलोमीटर के दायरे के लिए और 4-5 मिनट के टाइम के लिए आप उस क्रूज को लगा सकते हो, जिससे कि आप उस समय पर सिर्फ स्टीयरिंग के यूज से गाड़ी को कंट्रोल कर सको। और वैसे भी क्रूज जब यूज होता है तो अगर आपने सिंगल टाइम भी क्लच या ब्रेक पेडल को टच किया तो क्रूज अपना बंद हो जाता है। हाँ, ये चीज़ तो है। ठीक है, तो क्रूज का बेसिक रिक्वायरमेंट है वो बस इतना ही है कि आप 3-4 मिनट के लिए अगर आपको कुछ पानी वगैरह पीना है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीनी है, तो आप जो है रिफ्रेशमेंट्स वाइल ड्राइविंग ले सकते हो, लेकिन डेफिनेटली क्रूज को परमानेंटली यूज नहीं करना चाहिए। तो जैसा कि अंकुर जी हम सब जानते हैं कि महिंद्रा में जो पुराने वाली महिंद्रा आती थी स्कॉर्पियो, उसमें एक दिक्कत थी कि जैसे आप गाड़ी को 100, 110, 120 पे चलाओगे तो गाड़ी वो बबलिंग करती थी बहुत ज़्यादा। और लोग कहते थे कि इसके एरोडायनेमिक्स में दिक्कत है, इसमें ये दिक्कत है, इसमें वो दिक्कत है। तो आपने पहले भी स्कॉर्पियो रखी और आपने अब भी स्कॉर्पियो खरीदी, तो क्या आपको ये चीज़ें महसूस हुई हैं अपने गाड़ी ड्राइविंग एक्सपीरियंस में, या फिर सिर्फ लोगों का कहना है ये चीज़? देखिए, जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ तो जो स्कॉर्पियो मेरे पास पुरानी थी, जो ओल्ड मॉडल था, इतना ज़्यादा नहीं था जितना लोग सोचते हैं। थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जरूर आता था जब स्पीड ज़्यादा होती थी, और डेफिनेटली इस गाड़ी में वो पूरी तरीके से रिड्यूस हो चुकी है। ठीक है, एरोडायनेमिकल जो एरर्स हैं वो, क्योंकि डिज़ाइन थोड़ा ऊंचा है गाड़ी का, स्क्वायरिश डिज़ाइन है, हाँ, तो इस वजह से थोड़ी सी चीज़ें होती ही हैं। लेकिन इस बार थोड़ा सा जो ये रूफ का उन्होंने एक तरीके से डिज़ाइन किया है, उसकी वजह से काफ़ी मुझे फील होता है कि वो रिड्यूस हो चुका है। और जैसा कि आपने स्कॉर्पियो पहले भी रखी हुई थी और स्कॉर्पियो आपने अब भी ली, तो आपका महिंद्रा के साथ कैसा रिलेशन रहा? मतलब कैसा आपको एक्सपीरियंस रहा महिंद्रा के साथ? क्योंकि यूजुअली लोग यहाँ के कहते हैं कि टाटा महिंद्रा जैसी इंडियन कंपनीज हो गई तो सर्विस सेंटर में बहुत ही मतलब बेकार एक्सपीरियंस जाता है लोगों का। मतलब कोई सर्विस कराने गया या फिर कुछ कराने गया तो वहाँ पे उनकी चीज़ें सुनते नहीं हैं या फिर चीज़ें पूरी नहीं होती उनकी। तो क्या मतलब आपको भी सारी चीज़ें फेस करने को मिली, मतलब 10 साल के एक्सपीरियंस में, या फिर कभी भी आपकी बात सुनी ना गई हो, या आपने कोई गाड़ी में प्रॉब्लम बताई हो, उस चीज़ का सोल्यूशन ना दिया हो महिंद्रा वाले ने? क्या आपको ये चीज़ें फेस हुई कभी? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये मैंने आज तक फेस नहीं किया है कि अगर मैं महिंद्रा गया और मैंने उन्हें कुछ एरर्स बताए और उन्होंने उस चीज़ को रेक्टिफाई ना किया हो, मैं ये नहीं कह सकता बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस हमेशा स्कॉर्पियो के साथ और महिंद्रा कंपनी के साथ काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहा है। कोई भी इशू जो हुआ है वो उन्होंने टाइमली उसको रेक्टिफाई ज़रूर किया है, और मैंने कभी अपनी पुरानी कार के साथ कोई भी इशू
फेस नहीं किया। इवन मैं आपको कहूँ, मेरा आज तक इंजन नहीं खुला कार का। अच्छा। अब ये ड्राइविंग स्किल सेट के ऊपर भी बात होती है कि हम्म। हम देखिए, गाड़ी चलने के लिए ही बनी है, हम्म। तो गाड़ी को चलाना तो है, हम्म। लेकिन गाड़ी चलाने का भी एक तरीका होता है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि काफी सारे गड्ढे हैं और आप तेजी से गाड़ी को निकालेंगे तो जाहिर सी बात है कि गाड़ी खराब हो जाएगी। हम्म। तो जहाँ जैसी सतह है वहाँ वैसे गाड़ी चलानी चाहिए। गाड़ी कभी चलने के लिए मना नहीं करती है, लेकिन उसका एक तरीका होना चाहिए। और डेफिनेटली वो गाड़ी की परफॉर्मेंस, उसकी स्ट्रेंथ, उसके पार्ट्स पे इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। ठीक है। और जहाँ तक आज की हम बात करें तो महिंद्रा ने लोगों के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें भी चेंज करी हैं अपने सर्विस स्टाइल में। नाउ what I have experienced, because I have gone for first service of this car, for first checkup, मैंने ये चीज़ चेक करी कि अब महिंद्रा जो है वो डायरेक्टली कस्टमर एक्सपीरियंस को लेती है, नॉट ऑन पेपर बट एक्चुअली डिजिटली इम्प्रूव कर रही है, मतलब अपने एंड से पूरा जैसे टाटा ने इम्प्रूव किया है। और मैंने ये भी महसूस किया है कि जो उनके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, सर्विस रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, वो इस बात से बहुत कंसर्न रहते हैं कि भाई उनके रिव्यूज अच्छे होने चाहिए। तो इट मींस कि डेफिनेटली कंपनी मींस लाइक जो ऑफिशियल्स हैं वो डायरेक्टली उस चीज को व्यू कर रहे हैं, इसी वजह से वो कंसर्न भी हैं एंड दे आर गिविंग बेस्ट ऑफ देयर आउटपुट्स टू कस्टमर। दैट्स ऑल। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, ये था महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक का एक ओनरशिप रिव्यू। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये कोई पेड या फिर स्पॉन्सर्ड रिव्यू नहीं है। ये एक जो स्कॉर्पियो के डाई हार्ट फैन रह चुके हैं, महिंद्रा के डाई हार्ट फैन रह चुके हैं, इन पे होंडा सिटी भी है, इन पे टोयोटा इनोवा भी है, तो इनको गाड़ियों का बहुत एक्सपीरियंस है गाड़ियों को लेके, तो और डीजल गाड़ी स्पेशली। तो ऐसा नहीं है कि हमने कोई पेड स्पॉन्सरशिप या फिर वो ले रखा होगा महिंद्रा से तभी हम अच्छा बुलवा रहे हैं, बट ये एक डाई हार्ट फैन रह चुके हैं। इसीलिए जो इन्होंने फील किया, जो इन्होंने मतलब एहसास किया चीज़ों का, वो इन्होंने बताया हमें। तो कैसा लगा आपको हमारा ओनरशिप रिव्यू, हमें कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर किसी और को भी ओनरशिप रिव्यू देना होगा तो वो भी हमें अपने कमेंट सेक्शन में और हमारे ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकता है हमें। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलना। एंड थैंक यू सो मच, बाय।